हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, इसी तरीके से डेली हम लोग यूपीपीसीएल टीजी2 और एएलपी की तैयारी अपने चैनल पर कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। ट्रांसफार्मर में उपयोग होने वाला तेल कौन सा होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर की इस तरीके से कोर होती है। कोर में जो होता है वाइंडिंग की जाती है इस तरीके से। वहाँ यहाँ पर होता है एक सप्लाई। अगर इसको हम लोग सप्लाई दे देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और यहाँ पर अगर हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। आज की जो क्लास थी, इससे पहले वाली क्लास जो हमने लिया था, हमने बताया था कि किसको प्राइमरी वाइंडिंग किसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोला जाता है। अगर वो क्लास आप लोग नहीं देखें तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस क्लास के एंड में हम एक ट्रांसफार्मर की जो मैराथन क्लास हमने ली थी डीआरडीओ के लिए, उसकी क्लासेस को भी लगा देंगे। उस क्लासेस को देख लीजिएगा आप लोग, उससे आप लोग का पूरा ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का जो दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर में उपयोग होने वाला तेल कौन सा होता है। तो देखिए, यहाँ पे होता है तेल, ये कोर होती है ना, इसमें तेल होता है, ये होता है तेल, यहाँ पर भरा होता है। तेल का दो काम होता है। एक तो होता है कि जो वाइंडिंग दी हुई है इसको इंसुलेशन प्रदान करना, और दूसरा होता है कि इसको कूलिंग प्रदान करना, ठंडा रखना। ये दो काम होता है ट्रांसफार्मर में तेल का। अब जो तेल होता है वो कौन सा होता है, वो होता है मिनरल तेल या खनिज तेल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ मिनरल तेल या खनिज तेल, इसको पेट्रोलियम के संशोधन से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे यही तेल उपयोग होता है किसमें, ट्रांसफार्मर में। कौन सा, मिनरल तेल या खनिज तेल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ट्रांसफार्मर तेल का क्या कार्य होता है, जैसा अभी हमने बताया। देखिए, ये हमारा कोर होता है। कोर में करते हैं हम लोग वाइंडिंग, ये होती है वाइंडिंग कोर पर। और देखिए, जिधर हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, इधर अगर हम लोग सप्लाई दे देंगे तो इसको हम लोग प्राइमरी साइड बोलेंगे। अगर हम लोग इधर लोड कनेक्ट करेंगे तो इसको हम लोग सेकेंडरी साइड बोलेंगे। अगर हम लोग सप्लाई इधर कनेक्ट कर देते हैं इसको प्राइमरी बोलते हैं, इधर अगर लोड दे देते इसको सेकेंडरी बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर होता है तेल भरा होता है इस तरीके से ट्रांसफार्मर के टैंक में। ये टैंक होता है, यहाँ पर तेल भरा होता है। तो इसका दो काम होता है। एक तो ये होता है कि दोनों वाइंडिंग को इंसुलेशन प्रदान करना ताकि वो शॉर्ट सर्किट ना हो, और दूसरा काम जो होता है ट्रांसफार्मर तेल का वो होता है कि इसको इंसुलेशन देना, और दूसरा शीतलन ठंडा करना। तेल का काम होता है ठंडा करना, ताकि उसकी नमी, ठंडा रहेगा तो ज़्यादा हीटिंग नहीं होगी, तो उसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी भी सही रहेगी और वर्किंग सही से काम करेगा। तो दो काम होता है शीतलन का और इंसुलेशन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है इंसुलेशन तथा शीतलन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है आकाशीय बिजली से सुरक्षा, इसका कोई काम नहीं है। ट्रांसफार्मर तेल जो होता है ये ऐसा कोई काम नहीं करता है कि आकाशीय बिजली से सुरक्षा दे दे। आकाशीय बिजली से सुरक्षा देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर उपयोग किया जाता है, इससे क्या होता है, आकाशीय बिजली से सुरक्षा हो जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर बहुत तरीके के होते हैं, जैसे हॉर्न गैप टाइप होता है, तो इसके बारे में हम लोग कभी पढ़ेंगे। पावर सिस्टम का ये पार्ट्स है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ट्रांसफार्मर में रेडिएटर नलियों का क्या कार्य होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर आप लोग देखे होंगे, जैसे कि ट्रांसफार्मर होता है ना, तो इसके बाहर जो होता है कि रेडिएटर नली होती है, इस तरीके से ट्यूब बनी होती है, आप लोग देखे होंगे। जैसे हमारा कोर है तो कोर में वाइंडिंग होती है, तो ये वाइंडिंग में हीट होता है। क्या होता है, हीट होता है। तो यहाँ पे जो तेल होता है ट्रांसफार्मर में वो हीट होता रहता है। हीट होता है तो इसको ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वाइंडिंग जल जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसीलिए तेल भरा जाता है। अभी तेल को भी ठंडा करने का एक प्रोसेस होता है। तो ये क्या होता है, इस तरीके से तेल जो होता है इस नलियों से होता हुआ इस तरीके से निकलता है, और नली से होता हुआ अंदर प्रवेश करता है। जब बाहर नली से आता है तो इसका एरिया ज़्यादा होता है ट्रांसफार्मर रेडिएटर का। ये रेडिएटर से जब जाएगा तो बाहरी हवा इसको लगती है कि ट्रांसफार्मर का तेल ठंडा होता है, फिर से ट्रांसफार्मर में प्रवेश कर जाता है। तो ये प्रोसेस होता है रेडिएटर नली में। क्या होता है, ट्रांसफार्मर का तेल ठंडा होकर फिर से ट्रांसफार्मर में प्रवेश करता है। तो ये जो होता है रेडिएटर नली का कार्य, वो क्या करता है, पृष्ठ का एरिया बढ़ाकर तेल को ठंडा करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पृष्ठ का एरिया बढ़ाकर तेल को ठंडा कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया होगा कि ट्रांसफार्मर में कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्रांसफार्मर में कौन सा रिले का उपयोग किया जाता है। देखिए, मो रिले जो होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग किया जाता है। प्रतिघात रिले जो होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग किया जाता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। प्रतिबाधा रिले जो होता है जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस रिले, ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग किया जाता है। ये सभी ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग किए जाते हैं। अब जो ऑप्शन नंबर डी बच रहा है बुक रिले, बुक रिले का ही उपयोग हम लोग करते हैं किसमें, ट्रांसफार्मर में। यही बुक रिले होता है जो ट्रांसफार्मर को इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बुक रिले किस प्रकार का रिले होता है। देखिए, बुक रिले जो होता है गैस संचालित रिले होता है। गैस संचालित रिले, गैस ऑपरेटर रिले क्यों होता है, जैसे आप लोग देखे हैं कि ट्रांसफार्मर का जो ये हमारा वाइंडिंग होती है,
तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब हीट होता है तो ट्रांसफार्मर का तेल जो होता है वो ऊपर उठता है। तो इससे क्या होता है कि एक गैस बनती है, उसी गैस से ऑपरेट होता है ये रिले, गैस ऑपरेटेड रिले होता है। यह रिले क्या करता है, इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है। और ट्रांसफार्मर में कौन सा रिले उपयोग होता है, वो खोज रिले, जो कि गैस ऑपरेटेड होता है या गैस संचालित रिले। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया ट्रांसफार्मर में OLTC का क्या मतलब होता है। OLTC, देखिए OLTC का मतलब होता है ऑन लोड टेप चेंजर। क्या होता है, ऑन लोड टेप चेंजर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए ट्रांसफार्मर में जो OLTC को बोला जाता है ऑन लोड टेप चेंजर, इसका काम होता है सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज होता है, सेकेंडरी साइड में टर्न की संख्या को चेंज करना, टर्न की संख्या को चेंज करके टेप चेंजिंग का कार्य करता है। तो OLTC का मतलब क्या होता है, ऑन लोड टेप चेंजर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए किस प्रकार के फ्लक्स की आवश्यकता होती है। स्थिर चुंबकीय फ्लक्स, या फ्लक्स का नेचर इस तरीके का अगर होगा कांस्टेंट नेचर का, तो इस पर ट्रांसफार्मर काम करेगा क्या, नहीं करेगा। इससे पहले वाले जो क्लास हमने लिया था, आज की क्लास सुबह में जो क्लास हमने अपलोड की है, उसमें आप लोग देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि ट्रांसफार्मर की सप्लाई पर कार्य करता है, क्यों करता है। और इस क्लास के एंड में हम एक ट्रांसफार्मर की मैराथन क्लास भी लिए थे, उसको हम लगा देंगे, उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोग का ट्रांसफार्मर का सभी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उस क्लास को हमने लिया था DRDO के लिए, DRDO का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस क्लास को हमने लिया था, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। उस क्लास का जो लास्ट में लिंक दे देंगे, उसको हम लगा देंगे, उस पर आप लोग क्लिक करके आप लोग उस क्लास को पूरा जरूर देख लीजिएगा। प्रत्यावर्ती विद्युत फ्लक्स, देखिए विद्युत फ्लक्स दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पर काम नहीं करता, वो मैग्नेटिक फ्लक्स पर काम करता है ट्रांसफार्मर, चुंबकीय फ्लक्स पर। वो भी कैसा बदलता हुआ फ्लक्स होना चाहिए, इस तरीके का, एसी नेचर का, ये इस तरीके का नेचर होता है, कांस्टेंट नेचर का नहीं। क्योंकि हमने क्या बताया कि ट्रांसफार्मर जो होता है, कोर होता है, यहाँ पर वाइंडिंग जो होती है ना, इस पर हम लोग यहाँ से सप्लाई जो देते हैं वो एसी देते हैं, एसी पर ही काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता। अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन लिए हैं आगे। देखिए ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए किस प्रकार के फ्लक्स की आवश्यकता होगी, तो वो होगी प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही था। ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच किस वाइंडिंग से कनेक्ट रहता है। देखिए ट्रांसफार्मर में जो टेपिंग स्विच होता है ना, टेपिंग का मतलब होता है टर्न रेशियो को चेंज करके सेकेंडरी में वोल्टेज को एडजस्ट करना। तो एक काम होता है, टेपिंग स्विच जो होता है हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग द्वितीयक साइड से कनेक्ट करते हैं हम लोग, प्राइमरी से नहीं करते हैं कभी भी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ट्रांसफार्मर की कोर का जो रिलक्टेंस होता है प्रति स्तंभ, या वो क्या होना चाहिए। देखिए आप लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़े होंगे तो उसमें एक टर्म्स आता है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का। वो क्या करता है, धारा को रोकता है। क्या करता है, धारा को रोकता है, नहीं जाने देता है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा होती है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है। फ्लक्स जो होता है, अब फ्लक्स कौन रोकता है, जैसे धारा को कौन रोकता है, प्रतिरोध। वैसे ही फ्लक्स को जो रोकता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस या प्रतिष्ठम, जिसको एस से लिखते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि रिलक्टेंस का मान कम से कम होता है, कि फ्लक्स का मान ज़्यादा से ज़्यादा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तभी हमारा पावर का ट्रांसफर इजीली होगा प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो आप लोग समझ रहे होंगे ट्रांसफार्मर की जो कोर है, ये पूरी कोर, उसका रिलक्टेंस जो होता है वो क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निम्न। देखिए शून्य इसलिए हमने नहीं लगाया क्योंकि कोई भी, जैसे कि मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ही अगर हम लोग बात करें, हमारी वाइंडिंग है, तो क्या वाइंडिंग का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, क्या नहीं होता। अगर आइडियल कंडीशन कहीं भी दे देगा तो हम लोग शून्य मान लेंगे कि चलिए आइडियल की कंडीशन में शून्य माना जा सकता है कि इसका प्रतिरोध शून्य, कोई भी लॉसेज नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकली होगा तो इसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, वैसे ही कुछ ना कुछ रिलक्टेंस भी होगा मैग्नेटिक सर्किट में। ऐसा नहीं कि शून्य हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हम लोग लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर आकार में सबसे छोटा होगा। देखिए आकार में सबसे छोटा ट्रांसफार्मर कौन सा होगा। ये जो ट्रांसफार्मर होता है, हमारी ट्रांसफार्मर का जो साइज होता है ना, साइज के बारे में बात कर रहा है। मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर ये है, एक ट्रांसफार्मर ये थोड़ा बड़ा साइज का ट्रांसफार्मर है, तो साइज में छोटा कौन होगा। देखिए उसके लिए कंडीशन होती है, एक होता है आवृत्ति, एक होता है साइज। इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका साइज सबसे कम होगा। तो अब आइए ऑप्शन पर 10 kVA, 10 kVA का प्रत्येक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग kVA में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में। आप लोग को मालूम है क्यों kVA में रेटिंग होती है, क्योंकि वोल्टेज और करंट का पता होता है हम लोग को, लेकिन पावर फैक्टर अननोन होता है, नहीं ज्ञात होता है, इसलिए हम लोग को kVA में ही रेटिंग होती है। इसके बारे में हमने बात किया, जो क्लासेस का लिंक हम देने वाले हैं इस क्लास के एंड में अभी आप लोग को दिखेगा, तो उस क्लास को आप लोग पूरी देखिएगा। पूरी ट्रांसफार्मर की क्लास है, DRDO के लिए ली गई थी वो क्लास,
जो स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, पूरा ट्रांसफार्मर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या पता, फ्रिक्वेंसी जिसकी भी ज़्यादा होगी उसके साइज कम होगी। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ मिल रही है हम लोग को, ऑप्शन नंबर डी में 500 हर्ट्ज। तो इसकी साइज़ सबसे छोटी होगी, ट्रांसफार्मर की जो साइज़ होगी सबसे कम ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।